फिफ्थ यूनिट है पाठ्य पुस्तकों और शिक्षा शास्त्र की समझ। तो इसमें गणित की पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें आपको मेनली क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ। गणित की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व आप तो लिख ही देंगे, ये बहुत ही ईजी है। एंड इसके बाद जो हम देखते हैं, शिक्षक के दृष्टिकोण से पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता क्या है। शिक्षण सामग्री के लिए, अभ्यास के लिए, संदर्भ सामग्री के रूप में, मार्गदर्शन हेतु। ये 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मैं आपको कहती हूँ कि आप अपने नोट्स निकालें, कॉपी और पेन लें, और जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ आप उसे नोट कर लें। जैसे कि यहाँ पर शिक्षक के दृष्टिकोण में पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता, तो शिक्षण सामग्री के लिए, अभ्यास के लिए, संदर्भ सामग्री के रूप में और मार्गदर्शन के लिए। और छात्रों के दृष्टिकोण में किस तरह से ज़रूरी है, स्वाध्ययन के लिए, पिछड़े छात्रों के लिए ताकि वो दोबारा से पढ़ पाएँ, और सुविधा के लिए ताकि जो शिक्षक ने पढ़ाया है उसे वो घर में दोहरा पाएँ। और गणित की पाठ्यपुस्तक का महत्व क्या होता है ये भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। मेन चीज़ आती है अब यहाँ पर गणित की पाठ्यपुस्तकों के विकास के लिए दार्शनिक और मार्गदर्शी सिद्धांत। तो यहाँ पर हम दार्शनिक सिद्धांतों को देखते हैं। दार्शनिक सिद्धांतों में गहन विचार, सत्य की खोज, तर्क को स्थान और चिंतन को स्थान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाता है। टोटल कोई भी आप 5 पॉइंट्स ही ध्यान में रखिएगा। एंड मुझे लगता है कि आप इसके अंदर लिख सकते हैं, गहन विचार का दार्शनिक सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि गणित की पाठ्यपुस्तक का स्वरूप गहन विचार प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। और सत्य की खोज में आप लिखेंगे, सत्य एवं असत्य पर पूर्ण विचार करती है ये दार्शनिक विचार कि इस सिद्धांत के अनुसार गणित की जो भी पाठ्यपुस्तक बनाई जाएगी वो सत्य एवं तार्किक तथ्यों को ही स्वीकार करेगी। एंड इसी तरह तर्क को भी स्थान दिया जाना चाहिए बुक में, चिंतन को स्थान दिया जाना चाहिए, दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, विचारों का समन्वय होना चाहिए। ओके। एंड इसी तरह गणित की पाठ्यपुस्तक के विकास के मार्गदर्शी सिद्धांत की हम बात करें तो इसमें पाठ्यवस्तु, भाषा शैली और पुस्तक की आकृति आ जाती है। ओके। मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये जो दार्शनिक सिद्धांत है, मार्गदर्शी सिद्धांत है, जैसा मैंने आपको हेडिंग बताया आप बिल्कुल उसे वैसे ही नोट कर लें और याद कर लें। एंड मार्गदर्शी सिद्धांत में पाठ्यवस्तु, भाषा शैली और पुस्तक की आकृति आ जाएगी। एंड इसके अंदर आपको इसी तरह से हेडिंग डाल के पॉइंट्स वाइज चीज़ों को लिखना है कि पाठ्यवस्तु किस तरह से होनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा पाठ्यपुस्तक विभाग के माध्यम से निर्धारित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर पाठ्यवस्तु रखी जानी चाहिए। आधुनिक गणित को महत्व देना चाहिए। अध्यापक की आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। और गहन विचार की हम बात करें तो भाषा शैली की हम बात करें तो सारे नियम, सूत्र, परिभाषाओं को सरल शब्दों में बताना चाहिए। बालक के मतलब कि स्तर के अनुसार ही होना चाहिए पाठ्यपुस्तक की भाषा शैली। और छपाई अच्छी होना चाहिए। चित्रों का, आकृतियों का सही व्यवस्थित रूप से अंकन किया जाना चाहिए। और ज्यामिति प्रेमियों के समझाते समय सही जगह पर चित्रों का भी वहाँ पर चित्र होने चाहिए। योग्यता के अनुसार उनको अवसर प्रदान करना चाहिए यानी पुस्तक में। ये सारे पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं बहुत आसानी से। फिर आती हैं पुस्तक की आकृतियाँ। सुंदर छपाई होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। प्राइमरी बच्चों के लिए बन रही है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आकृतियों का यूज़ किया जाना चाहिए। और मुद्रण कला अच्छी होनी चाहिए। रख रखाव के अनुसार पुस्तक की जो बाइंडिंग है यानी जिल्द है, उसका जो मुख्य पृष्ठ है वो थोड़ा अधिक सख्त और अच्छा होना चाहिए ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। गणित की पाठ्यपुस्तक के लेखक वही हों जो स्वयं गणित के एक सफलतम शिक्षक रहे हों, है ना। तो ये चीज़ें थी दार्शनिक और मार्गदर्शी सिद्धांत में। फिर आते हैं गणित की पाठ्यपुस्तक का मूल्यांकन और विश्लेषण किस तरह से आप करेंगे। तो यहाँ पर जॉर्ज हंटर का मापन पत्र है जिसमें पुस्तक में क्या क्या चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड उस पर किस तरह से वो उद्देश्यों का पूरा कर पा रही है, मतलब एक पुस्तक उद्देश्यों को पूरा कर पा रही है नहीं, वो अच्छी पाठ्य पुस्तक है या नहीं, उसका विश्लेषण करने के लिए यहाँ पर इन्होंने एकदम अंक प्रणाली दी हुई है। पठनीयता में कैसी होना चाहिए, यदि इतने से इतने शब्द हैं तो इतने नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से अच्छी पुस्तक को हम आंक सकते हैं। इसी तरह गणित शिक्षण के लिए विषय वस्तु, दृष्टिकोण तथा विधि यहाँ पर बताई गई है।
जो कि यहाँ पर उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गणित शिक्षण के लिए कुछ विधियाँ दी गई हैं, जैसे चित्र आधारित विधि, कविता विधि, गतिविधि विधि, कहानी विधि और पहेली विधि। तो प्राइमरी स्कूल में किस तरह से इनका यूज़ किया जाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई हुई हैं। एंड यहाँ पर नेक्स्ट एक सुविधादाता के रूप में गणित शिक्षक का किस तरह से विकास होना है वो बताया गया है कुछ पॉइंट्स में। एक तो प्रभावी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के लिए सुविधादाता होना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए सुविधाता के रूप में, निर्देशन परामर्श के लिए और कक्षा कक्ष समायोजन के लिए, अधिगम स्तर के सुधार के लिए। सो मेनली यहाँ पर शब्दों का ही खेल है। आपने देखा होगा शुरू से आखिरी तक हमने इतनी यूनिट्स कवर किए, आपको शब्दों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ एंड चीज़ें देखने को मिल रही होंगी कि हमेशा आवश्यकता, विशेषता, इस तरह कि क्वेश्चंस में हमें क्या पुट करना है ये अभी तक आप समझ गए होंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर अब विषय इकाई की संरचना, अभ्यास की प्रकृति और उसके प्रभाव दिए हुए हैं। एंड आजकल जो डीएलएड के क्वेश्चन पेपर में नए तरह के क्वेश्चन जुड़ने लगे हैं, वो इस तरह की आपको डायरेक्टली पाठ्य योजना बनाने के लिए बोल दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में। तो पाठ्य योजना आपको किस तरह से बनानी है वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि गणित में अभ्यास कार्य के क्या उद्देश्य हैं। एक तो गणित शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, कौशलों के विकास के लिए, गति एवं शुद्धता से कार्य करने की आदत बनाने के लिए हम अभ्यास कार्य देते हैं। अब इनका क्या महत्व है, तो गणित एक जटिल विषय है तो इसमें प्रयास करने की ज़रूरत होती है और ये ज़रूरत होती है कि छात्र घर में जाके दोहराएं, नियम सूत्रों को रटने के स्थान पर उन्हें अभ्यास करके उसका सामान्यीकरण कर लें और अभ्यास कार्य द्वारा छात्रों में गणना संबंधी कौशलों का विकास हो जाए। सीखे हुए सिद्धांतों का ज्ञान को वो ना बोझ बनाकर ना रखें, बल्कि उनका प्रयोग वे विभिन्न उदाहरणों में करते रहें। और इस तरह से आप विभिन्न सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। और गणित अभ्यास में प्रयोग की जाने वाली सावधानियां में आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एंड आगे हम देखें सीखने के संकेतक, जिससे अगर क्वेश्चन बनता है तो आप यहाँ पर पहले सीखने के संकेतक क्या होते हैं उन्हें समझाकर ये पॉइंट लिख सकते हैं। पाठ्यक्रम, उपलब्धि और अधिगम एवं शिक्षण, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। जितनी चीज़ें थी वो मार्गदर्शी और दार्शनिक सिद्धांत थे। पाठचर्या की हम बात करें तो शिक्षक के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, शिक्षण विधियों के लिए, ज्ञानोपार्जन के लिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर पाठचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए। सिद्धांतों की हम बात करें तो बाल केंद्रित पाठचर्या होनी चाहिए, क्रिया प्रधान होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक और तार्किक पाठचर्या होना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए, कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वही शब्द हैं, बस उसका किस तरह से प्रयोग हो रहा है वो आपको समझना है ना। एंड अब हम देखते हैं गणित पाठचर्या के प्रभावी अंतरण के लिए अधिगम के स्रोत क्या हैं। तो अंतरण की सामग्री यहाँ पर चित्र, कविता, कहानी, पहेली, चार्ट आ जाती हैं। एंड अंतरण की विधियों में मानसिक शक्तियों का विकास, रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, विषयपूर्ण ज्ञान, ज्ञान के स्थायित्व का प्रशिक्षण और सामान्यीकरण का शिक्षण आ जाता है। एंड इसके बाद गणित में ज्ञान की रचना में पाठचर्या एवं विषय वस्तु के अंतरण की भूमिका ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गणित कौशल को देखते हैं। तो यहाँ पर संख्यात्मक कौशल, साहित्यिक कौशल, आकृति बनाने का कौशल, वैज्ञानिक कौशल, पहचानने का कौशल आ जाता है। एंड गुणवत्तापूर्ण गणित शिक्षा के आधारभूत तत्व में आप देखेंगे कि मूर्त से अमूर्त की ओर जाना होना, विशिष्ट से व्यापकता की ओर, सोपान क्रमिकता की ओर, जीवन से संबंधित करने की ओर, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि की ओर, प्रेरणा का सिद्धांत, निश्चय उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन की ओर और आवृत्ति की ओर और चयन का सिद्धांत। तो ये गुणवत्तापूर्ण गणित शिक्षा के आधारभूत तत्व हैं। तो आप इनमें से कोई भी 5 पॉइंट्स अपने ध्यान में रख लीजिए। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी यूनिट 5 कंप्लीट होती है एंड आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। नेक्स्ट अब हम